एक वक्त था रहमान डकैत का नाम लेकर लोग कांपते थे। पहला जो क्राइम किया था वो 13 साल की उम्र में किया था। जिस बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब इसके साथ इंटरोगेशन किया गया था और जब उससे पूछा भी गया था कि भाई तुमने किसको मारा था, कहना मुझे याद है। रमजान का महीना था, गरीबों को हटा दिया, घी दिया, चीनी दिया। तो अपनी जगह पे बात आती है कि जी वो तो रॉबिन हुड था। लियारी एक बड़ा ही पसमानदा एरिया है, ना एजुकेशन थी, कुछ भी नहीं था, बहुत मासूम लोग थे वहाँ के। इन्होंने क्या किया था, अब जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, उनके घरों पे अगर राशन डलवा दे तो डेफिनेटली उनके लिए तो रॉबिन हुड हो गया ना। मैं आपके रिश्तेदारों के खबरों में से मुर्दे निकाल के उनके साथ ऐसी की तैसी कर दूं, आप बिलेव के साथ ऐसे करें। इनका ये गैंग वॉर इस लेवल पे गिर गई थी, नीचे के हद नहीं। इसके माँ बाप की कब्र में डायनामाइट लगा के उड़ा दिया था। ये अरशद पप्पू था। आप कौमियत पे बात कर लें कि बलोच और महाजर की जो लड़ाई थी, खैर वो कहाँ शुरू हुई, पूरे कराची के जो लोग थे उसके मुतासर बन गए। अमन कमेटी वॉज ए नेम ऑफ टेरर। ये कोई लसानी फसाद नहीं था। वो कोई लसानियत की इसकी शक्ल दे दें तो एक अलग बात है कि उसके अंदर आप लसानियत को भी कर दें, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये समझ लें ये दो फाइट थी। ये आरी के टीपीओ आए थे, तो उस अफसर ने दूसरे अफसर को बुलाया, उनके अंडर थे वो। बोले यार एक काम करो यार, ये रहमान को एक मैसेज भिजवाओ। बोलो भाई ये एक हमारा अफसर आया है, बड़ा एंथुसियास्टिक है, बड़ा वो है, तो इसके लिए जो है ये ज़रा एक जगह खाली कर दो, पुलिस वहाँ पे अंदर जाएगी, जाके बैठेगी, दिन में शोर शराबा होगा कि भाई पुलिस ने एक्वायर कर लिया, फिर शाम में पुलिस निकल जाएगी, तुम वापस आ जाना वहाँ पे। रहमान को मैसेज कन्वे कराया, रहमान ने बोला ठीक, तो मसला नहीं है। रहमान ने अपने सारे बंदों को बाहर निकाल लिया, पुलिस गई, जाके बैठ गई। अब जब वापस निकलने का टाइम है तो उस अफसर ने मना कर बोला मैं तो नहीं निकलता बाहर, यहाँ पे पुलिस की पिकेट बनेगी। इसके जो आगे बढ़ने का तरीक़ाकार था, जितनी स्पीड से आगे जा रहा था, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से बाबू डकैत और उसका बेटा अरशद पप्पू दोनों एक बहुत बड़े गैंगस्टर्स थे, वो इससे इनसिक्योर हो गए थे। जिस बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ब्रूटल था। लियारी वाकई में अगर कोई ये बात कहता है कि नो गो एरिया नहीं था तो ये गलत बात करता है, बकवास करता है। लियारी वॉज ए नो गो एरिया। आप नहीं जा सकते थे लियारी में, भाई आप बिल्कुल नहीं जा सकते। बस 12 साल गुजर चुके हैं। आप अगर अभी लियारी जाना चाहें, आपके सामने आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, आप अभी तो आराम से चले, लेकिन पहले ये एरिया ऐसा नहीं था। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लियारी गैंगस्टर रहमान डकैत के बारे में कि कौन था और कैसे इसने उरूज पाया और रहमान डकैत से खान भाई तक का सफर इसने कैसे तय किया। इस सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ज़िशान शाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शान भाई, अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया। सर, एक वक्त था रहमान डकैत का नाम लेकर लोग कांपते थे और सुनते लेने वाले तो अपनी ऐसी उसके अंदर होते थे जैसे ये खुदा है, और जो सुनता था और वो कांपता था। सर, ये क्या था रहमान डकैत? देखें, रहमान को के बारे में जानने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड लियारी का देखना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली लियारी में जहाँ मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बॉक्सिंग और फुटबॉल और मुख्तलिफ बड़े अच्छे लोग लियारी के ज़िंदा दिल लोग रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लियारी में क्राइम भी और जो क्रिमिनल्स निकले वो किसी मूवी के कैरेक्टर से कम नहीं है। और हम अगर रहमान से पहले भी जाएँ तो यहाँ पर एक बहुत पहले 60s में एक बदमाश होता था। उस ज़माने में गरारी वाले चाकू चलते थे और इसी की वजह से जैक्सन थाना बना था 1934 में, कि जिस वजह से उन्होंने फिर इस पूरे एरिया को वो देखता था। तो वो बाद में भी थाने वगैरह बाद में बन गए थे। उस ज़माने में एक होता था काला नाग। काला नाग जो मेन एक बदमाश होता था और उसका बड़ा नाम होता था। उस ज़माने बदमाशी का दौर था, थे मंशात से रिलेटेड सारे के सारे। एक बहुत टाइम गुज़रने के बाद में काला नाग को फाइट करने के लिए 2 भाई आए। इसका नाम था एक शेर मोहम्मद, एक था दाद मोहम्मद। और उन 2 भाइयों ने अपनी क्राइम की लेगेसी को उस अपनी क्राइम का जो गैंग था उसे एस्टैब्लिश किया और काला नाग को है उन्होंने डिफीट किया। फिर बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, उनका तरफ से ये काम चलता रहा। उसमें से जो दाद मोहम्मद था उसका एक बेटा था, उसके बहुत सारे बच्चे थे, उसमें से एक बेटा था, उसका नाम था अब्दुल रहमान। रहमान जिससे बाद में फिर रहमान डकैत के नाम से जाना गया। और रहमान का प्रॉब्लम ये था क्योंकि ये अफशानी गली की पैदाइश थे और इसने पहला जो क्राइम किया था वो 13 साल की उम्र में किया था।
और इसका जो जब इसके साथ इंटरोगेशन किया गया था और जब उससे पूछा भी गया था कि भाई तुमने किसको मारा था, कहना मुझे याद नहीं। पहला केस ही इसका कत्ल और इक़दाम कत्ल का हुआ था अफशानी गली में, और बहुत तेज करंट था, तो वो इसका आगाज था। काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना करंट वाला लड़का, ये वो था। क्रिमिनल बैकग्राउंड था, सपोर्ट ज़ाहिर बात है जो बचपन से देख के बड़े हुए वही आगे करना है। और अनफॉर्चुनेट यही है कि लियारी में मेजॉरिटी जो गैंगस्टर्स बने उनमें ज़्यादातर चीज़ें यही देखने में आई। इसकी अगर हम बात करें रहमान की, तो रहमान ने फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ा उस दौर का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता था, उसका नाम था, जो कि इसके बाप का दोस्त भी था दाद मोहम्मद का, उसका नाम था बाबू डकैत, जो कि अरशद पप्पू का बाप था। उसने, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ये मोहल्ले पड़ोस की लड़ाइयाँ इतनी सी उम्र में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इतना क्या कहते हैं, ये जब छोटा सा था और मतलब लड़का था, लेकिन बाय द एज ऑफ इनफैक्ट 20 साल के अंदर अंदर इसने दुकानदारों को अगवा करके उनसे एक्सटॉर्शन लेके उनको छोड़ना शुरू किया, भत्ता लेना शुरू किया, छोटे लेवल पे मंशात बेचने का आगाज़ कर दिया, कहीं दाव लग गया तो जुए का काम शुरू कर दिया। तो ये वाली जो सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ देखते हुए, जैसे मैंने बोला कि इसमें करंट बहुत था, तो उसको देखते हुए फिर बाबू डकैत ने इसको अपने गैंग में लिया, और फिर इसमें कोई शक नहीं है कि फिर रहमान ने उस गैंग को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, और ये बढ़ाने का मामला इतना आगे तक गया कि इसके जो आगे बढ़ने का तरीक़ाकार था, जितनी स्पीड से आगे जा रहा था, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से बाबू डकैत और उसका बेटा अरशद पप्पू, दोनों एक बहुत बड़े गैंगस्टर्स थे, वो इससे इनसिक्योर हो गए थे। अच्छा, जिसके पास काम कर रहा था वो इनसिक्योर है। वो इनसिक्योर होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इसका लेवल इतना हाई हो गया था कि फिर इसने कुछ ऐसी वारदातों के लिए पूछना बंद कर दिया था। फिर ये सवाल भी करना बहुत शुरू हो गया था कि अगर इसने किसी को छोड़ दिया है, तो उससे बाबू डकैत वाले पैसे ले लें। बाबू डकैत वालों ने किसी को अगवा किया है, या उन्होंने किसी को छोड़ दिया है, या अरशद वालों ने छोड़ दिया, तो ये उनसे पैसे ले रहे। तो इस टाइप के मामला इनके चलते रहते हैं, और ऐसी इन गैंग्स में रिफ्ट क्रिएट हुई। 80s में इन लोगों का जो तकरीबन हिसाब किताब बनता था, वो रहमान का ही सिर्फ 1 करोड़ रुपए इसके, मतलब उस ज़माने में जो है, जो एक कुछ जो सीनियर से, जो पुलिस वालों से, जो पुरानी जो पुलिस के ज़राए से या फाइलों से चीज़ें निकल कर आती हैं, उनको तकरीबन 1 करोड़ रुपए का इनका लेन-देन का मसला था, जिसकी बुनियाद पे ये मामला आगे चलते रहे थे, और फिर ये और अरशद पप्पू दोनों गिरफ्तार करा दिए गए थे। पुलिस ऑन करती है कि वो हमने खुद गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ इसके अंदर मामला आते हैं, क्योंकि देखिए लियारी गैंग वॉर का एक प्रॉब्लम हमेशा से ये रहा है कि जब गैंग वॉर में सारे के सारे पुलिस वाले भी हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं बड़ी तादाद में, और वो भी इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो उससे करके इन दोनों को अगवा करवा दिया था, और फिर अरशद को बाहर निकाल लिया था, रहमान को अंदर ही रहने दिया था। सर, रहमान डकैत, बाबू डकैत का बेटा उसके पास होने के बावजूद ये वक्त कैसे आया कि रहमान को उसने अपनी टीम में लिया? देखिए, मैं एक बात बताऊं, गैंग जो होता है ना, जो गैंगस्टर्स के जो गैंग्स बनते हैं, गैंग्स 2-3 लोगों से नहीं बनते। गैंग्स की हमेशा से, और ये नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड, आप किसी भी माफियाज को देख लें या किसी को देख लें, वो हमेशा ऐसा जो कैसे कहते हैं ना कि जबरदस्त जो जबरदस्त काम करने वाला आदमी, कारीगर, उस कारीगर की हमेशा डिमांड होती है। अब इस फील्ड का कारीगर यही होगा। करंट इसमें पहले ही ज्यादा था। इसमें करंट ऑलरेडी था, तो इस वजह से आप देखें बाकी के भी जितने लोग हैं, वो कोई भी कमजोर आदमी नहीं था। वो जितने भी गैंगस्टर्स जो हैं, जो मारे गए, उन सबका बैकग्राउंड देखें, इवन आप अरशद पप्पू को देख लें, ये सारे के सारे, मतलब इनमें इंसानियत नामी कोई चीज़ नहीं थी। अगर कोई इनको खामा खां के कहते हैं, ये रॉबिन हुड, इस टाइप की जो बातें बेकार की होती हैं, वो यूजलेस बातें हैं। कुछ भी ऐसा नहीं था भाई, ये प्रॉपर, वो मैं रॉबिन हुड था, उस पर मैं आता हूँ बाद में, लेकिन बात ये है कि ऐसा आदमी ब्रूटैलिटी में बहुत आगे था। इसने अपनी माँ को फायरिंग कर दी थी, अपनी माँ पे। तो बोलते हैं कि रहमान पहला ने, कत्ल इसने माँ का किया था। नहीं, पहला कत्ल माँ का नहीं था, माँ को उसने लिख किया था, लेकिन पहला कत्ल माँ का नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि था, लेकिन खैर ये, लेकिन माँ पे इसने फायरिंग की थी, तो इसके ऊपर अब वो एक बहस अलग है। लेकिन ये कि इसने, जिस बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ब्रूटल था, और ये लियारी की ये अनफॉर्चुनेट है। खाली यही नहीं, बल्कि अगर हम इसकी बात करें, अरशद पप्पू की भी बात करें, तो अरशद पप्पू के कम ब्रूटल था। अरशद पप्पू ने ही वो था जिसने एक जो गैंगस्टर्स के बीच के अंदर जो गैंग्स के बीच में एक अनरिटन एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर आप
कुछ जगहों पे हमेशा अपना वो रखते हैं, तो उसने इसके माँ बाप की कब्र में डायनामाइट लगा के उड़ा दिया था। ये अरशद पप्पू था। रहमान की माँ। रहमान के माँ बाप की जो कब्रें थी उन पर डायनामाइट, यही नहीं इसके अलावा तादाद मरतबा ऐसे केसेस हैं लियारी गैंग वॉर की, जो कि जिसको स्टार्ट करने वाले यही लोग थे कि मैं आपके रिश्तेदारों के कब्रों में से मुर्दे निकाल के उनके साथ ऐसी की तैसी कर दूं, आप मेरे के साथ ऐसे करें। इनका ये गैंग वॉर इस लेवल पे गिर गई थी, नीचे की हद नहीं। तो बताने का मकसद ये है कि जो उसका बेटा था, बाबू डकैत का बेटा था अरशद, तो अरशद नो डाउट अरशद भी बहुत ब्रूटल था, बोलते हैं कि वो ये लोग क्रिमिनल अपनी था। जबान में बोलते हैं बहुत दिलेर था। देखिए अब इनकी ज़बान तो यही होती है ना, ज़ाहिर बात है। अब आप उनके साथ दिलेर, तो खैर वर्ड में इन लोगों की दिलेर थोड़ा पॉजिटिविटी में आता है, लेकिन मैं ये समझूंगा कि हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रूटल थे, ये बहुत ब्रूटल थे। और ज़ाहिर बात है इनके साथ लोगों का सपोर्ट था, गैंग था, तो उसमें तो कमज़ोर भी दिलेर बन जाता है। फिर क्राइम करते करते आपकी एक ऐसी इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाती है कि आपको कोई अच्छा और बुरे का डिफरेंस नज़र नहीं आता, और इस वजह से वो सारे के सारे बुरे थे और इन्होंने ये काम किए। मतलब रहमान को इन्होंने अंदर ही बंद करवा के रखा, अरशद पप्पू को निकाल लिया। रिफ्ट दोनों में क्रिएट होना शुरू हो गई थी। एक दफ़ा रहमान की और अरशद की फ़ोन पे बहुत मुँहमारी हुई, और ये रियलिटी है कि रहमान वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस कि इसका ये जवाब मिलेगा। अरशद पप्पू अफशानी गली में अपने साथियों के साथ पहुंचा, वहाँ पे बहुत गालिम गलौज की और उसने वहाँ पे फायरिंग की, और वहाँ उसने बोला कि रहमान ने मेरे रिश्तेदारों को उसने मारा है। हालांकि इसका जो हमज़ोज़ था यासिर अराफात, वो खुद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो भी इसका बेटा था, इसका भाई था, अरशद का भाई था यासिर अराफात। तो इन्होंने जो है वहाँ पे उसने जाके बहुत बड़ी शोर शराबा किया, वो किया, और उसके बाद में फिर दोनों के रिफ्ट का आगाज़ हुआ कि अब तुम मेरे घर में आके मुझे करा। अफशानी गली एक ऐसी जगह थी जहाँ से सिर्फ क्रिमिनल ही पैदा हुए हैं। इन लोगों की बात करो जो मेन, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ये लोग थे सारे के सारे अफशानी, ये स्पेशली रहमान एंड फैमिली, ये सारी अफशानी गली से बाहर आई थी। और उसके बाद फिर रहमान को वहाँ से भागना पड़ गया था। रहमान फिर वहाँ से भाग गया था, सिर्फ जिधर पैदा हुआ वहां से भाग गया। उसको वहाँ से बाहर निकलना पड़ा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है क्योंकि अरशद का गैंग पुराना था, लेकिन इसने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने पास गैंग के लड़कों को जमा करना स्टार्ट किया, और इतना ज़्यादा स्ट्रांगली इसने फिर किया कि फिर आगाज़ होता है, क्योंकि खैर हिस्ट्री तो थी गैंग वॉर की, फिर प्रॉपर गैंग वॉर का आगाज़ हुआ। जहानाबाद वाली साइड पर अरशद पप्पू वगैरह होते थे, अफशानी गली वाली साइड पे ये रहमान वाले होते थे, और उसके बाद में फिर इनकी गैंग वॉर का आगाज़ हुआ था, जिसमें बहुत लोग मरे। काम सारे के सारे क्रिमिनल थे, काम सब कुछ लियारी के अंदर ही होता था, और इसकी जद में आते थे मुख्तलिफ जो ओल्ड सिटी एरिया में जो ताजिर हैं, वो इसकी जद में आते थे। कोई अगवा करके ले गया, कोई फलाने को अगवा करके ले गया, एक्सटॉर्शन लेके छोड़ है। मंशियात का काम, एक्सटॉर्शन और जो क्या कहते हैं गैम्बलिंग डेंस, इन लोगों के ना ये बहुत चलते थे। मतलब पैसों की इनको कमी नहीं थी। पैसों की कमी नहीं थी इसके अंदर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, इनमें कोई पैसों की कमी नहीं थी। सर फिर इनकी लड़ाई का आगाज हुआ, उसके बाद क्या बना इन दोनों का आपस में, फिर जीत किसकी हुई? अगर हम उस हिसाब से देखा जाए तो उसके अंदर जीत हुई रहमान की, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसने इसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसको उस वक्त के एसपी होते थे फयाज खान, उन्होंने अरशद पप्पू को गिरफ्तार किया था। अब अरशद ज़ाहिर बात है स्क्रीन से हट गया था, और उसको एक बिल्डिंग में ले जा करके इन्होंने गिरफ्तार किया था, और उसका स्ट्रेचर बहुत बड़ा था। तो फिर वो उस दिन तो ये बात बोली भी थी, जो फयाज खान से हमारी बात हुई थी, कहा था कि भाई यार, क्योंकि पतली गलियाँ थी वहाँ पे, एपीसीज वगैरह नहीं जा सकती, कि ना साहब आप मुझे इस तरीके से लेके जाओगे, मोटरसाइकिल में बैठा के लेके जाओगे। उसको अपने स्ट्रेचर का बहुत खाता, वो लड़ा भी था इन लोगों से, लेकिन वो फयाज खान ने इनको, और कुछ ऐसी मामलात भी थे कि इनको कुछ इन्होंने ट्रैप भी किया था, और कुछ लोग इनके पास भी आए थे, बोला था यार ठीक है हम पकड़वा देंगे आपको, लेकिन आपने श्योर करना है कि उसको मारना नहीं है। तो उन्होंने बोला था ठीक है हम इसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं करेंगे, और उसके बाद में इन्होंने अरशद पप्पू को गिरफ्तार करके उसको जेल कर दिया। अच्छा, उसके बाद में फिर हुआ रहमान की इधर स्टोरी बहुत अलग तरीके से चल रही थी। रहमान बहुत पावर में आ गया था, और इसी तरह से होते होते, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुशर्रफ दौर आ गया था, रहमान 2 दफ़ा गिरफ्तार हुआ था, और एक दफ़ा तो जब ये गिरफ्तार हुआ था तो उस ज़माने में इनको कंट्रोल करने के लिए LTF बनाई गई थी, लियारी टास्क फोर्स,
जिसको हेड करे थे चौधरी असलम। तारिक जमील उस ज़माने के डीआईजी होते थे, डीआईजी कराची। उन्होंने ये सजेशन दिया था, एमक्यूएम पावर में थी और उसके बाद में फिर इनको एलटीएफ बनाई गई। एलटीएफ बनाने के बाद में एलटीएफ में जो उन्होंने अफसरान अपने पास बुलाए थे चौधरी असलम ने, जिसके अंदर इरफान बहादुर हैं, उमर शाहिद हैं, जो अब डीआईजी हो गए, इन लोगों को फिर उन्होंने अपने साथ टीम में रखा था। एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम इनकी बन गई थी। इन्होंने लियारी गैंग, लियारी टास्क फोर्स जो बनी थी, उसके अगेंस्ट बहुत काम किया था। और एक इसी तरीके से एक दफ़ा इसको गिरफ़्तार करने में भी ये कामयाब हुए थे। एक दफ़ा कोयटा से भी इन्होंने उसको गिरफ़्तार किया था। जब उस ज़माने के एसपी सिटी जो थे कोयटा के, वो राव अनवार थे, एसएचओ। अच्छा। हाँ, वो एसएचओ राव अनवार थे, लेकिन उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसमें सर्वर कमांडो चौधरी असलम ने जाकर उसको गिरफ़्तार किया था। एक दफ़ा ये गिरफ़्तार हुआ था। गिरफ़्तार होने के बाद में इसको लेकिन ये इन्होंने शो नहीं किया था और उसकी पूरी की पूरी जो, अगर आपने पता नहीं सोशल मीडिया वगैरह पे देखा हो, जिसमें रहमान की पिटाई हो रही है, बिल्कुल एक तो वीडियो है। वो जो वीडियो थी वो उसमें वो प्रॉपर वो अरेस्ट हुआ था। अरेस्ट ने उसको शो नहीं किया था, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आला होते थे अरबाब गुलाम रहीम, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर इस बात बोली थी कि हमने रहमान को गिरफ्तार कर लिया। रहमान एक बहुत बड़ी अलामत था। और फिर हुआ ये, क्योंकि इन्होंने उसको शो नहीं किया था, इनको उससे इंटरोगेट करना था, काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी, तो उन्होंने साइट मेट्रोविल के इलाके में, उससे एक इंस्पेक्टर होते थे, शहीद हो गए वो बाद में, और बहुत निडर इंस्पेक्टर थे, बहाउद्दीन बाबर, उनकी कस्टडी में दिया था। उन्होंने उसको एक अपने सेफ हाउस में रखा हुआ था और वहाँ से रहमान भाग गया था। वहाँ से भाग गया। वहाँ से भाग गया था। फिर उसके ऊपर कुछ ऐसी इल्ज़ामात भी लगे थे और जो बहाउद्दीन बाबर को काफ़ी उस चीज़ को फेस भी करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा था कि उन्होंने को 5 करोड़ रुपए दे के रहमान वहाँ से भाग गए। अब लेकिन सच्चाई इसी कभी सामने नहीं आ सकी थी। बहाउद्दीन बाबर बहरहाल क्लियर हो गए थे इस बात से, लेकिन ये चीज़ सामने नहीं आई थी। लेकिन उसकी फिर वो बाद में जब हमारे पास थी कि हमने अपने, हमारा एक प्रोग्राम उस ज़माने में चलता था, हमने वो भी उसके अंदर इसका इंटरोगेशन भी चलाया था। वहाँ पे उसने अपना पूरा इंटरोगेशन में अपनी पूरी बातचीत की थी, सब बताया था। ये वहाँ से अरेस्ट हुआ था और वहाँ से फिर ये भाग गया था। वक्त गुजरता गया और फिर कुछ मुकाबले भी हुए इसके अगेंस्ट, उसको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ये हाथ नहीं आता था। और इनके लिए एक्सेस बहुत ईजी था। ये लियारी के जितने भी गैंगस्टर्स होते थे, इसके साथ बहुत सारे लोग थे, बाबा लाडला इसके साथ था और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो इनके लिए एक्सेस था वो यहाँ से निकल के सीधे चले जाते थे बलूचिस्तान, क्योंकि लियारी से आपके रास्ते वो एक्सेसिबल जगह है, प्लस इनका अंदर के रास्ते भी वालुक थे। ये वहाँ भाग जाया करते थे और वहाँ से अक्सर व बेशतर इल्लीगली ईरान भाग जाया करते थे। वो उनके लिए सेफ हेवन था। कुछ बलोच अलहदगी पसंद जो तंजीमें थी, वो इनके साथ कनेक्टेड थी, उनके साथ ये कनेक्टेड रहते थे, तो इनके लिए बड़ी आसानी थी। ये यहाँ से कुछ करते वहाँ भाग जाते थे। रहमान का गैंग यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था। जैसे ही अरशद पप्पू अरेस्ट हुआ, उसमें बहुत सारे नाम आ जाते हैं। फिर आप जैंगो का नाम ले लें, बाबा लाडला, ये वो सारे के सारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट मेन गफ़ार ज़िक्री इनके साथ नहीं था, वो अरशद के गैंग में था। और उसके बाद फिर एमक्यूएम ने गफ़ार ज़िक्री के ऊपर हाथ रखा था, पहले अरशद पे रखा था, फिर गफ़ार ज़िक्री पे हाथ रखा था, बट वो ज़िक्री मोहल्ले की हद तक ही था। वो बाहर नहीं आ सके थे। लेकिन यहाँ पर इनका जो लियारी को जो पूरा टेक ओवर कर लिया था, वो फिर रहमान ने कर लिया था। अच्छा, इनका एक सीन और भी था जिसके लिए अक्सर व बेशतर आपने भी अक्सर सुना होगा कि वो अक्सर जगहों पे बात आती है कि जी वो तो रॉबिन हुड था, वो तो रॉबिन हुड था, रहमान डकैत उर्फ रॉबिन हुड। तो वो बेसिकली देखें, लियारी एक बड़ा ही पसमानदा एरिया है और ना एजुकेशन है वहाँ पे, ना एजुकेशन थी, कुछ भी नहीं था, बहुत मासूम लोग थे वहाँ के। इन्होंने क्या किया था, अब जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, उनके घरों पे अगर राशन डलवा दें तो डेफिनेटली उनके लिए तो रॉबिन हुड हो गया ना। लेकिन पैसा ये कंज्यूम कहाँ से, पैसा कहाँ से कमाता था, पैसा कहाँ से इसके पास आता था? वो सारा का सारा 2-3 काम ही थे जिससे आता था, और कोई वो कानूनी काम नहीं थे। वो गैर कानूनी जो पैसा आता था उन्हें करता, तो वो सारे के सारे इनके लिए, मैं अपने एक आपसे एक वाकया भी हिसाब से शेयर करूंगा, वो सब इनके लिए, जिनके लिए ढाल बन जाया करते थे। हाँ, इस तरीके से उस एरिया को अपना किला बनाया हुआ था इन्होंने। जितने गैंगस्टर्स हैं जो अपने मोहल्ले में लोगों को पालते थे, उसमें खवातीन, वो बुजुर्ग खवातीन, वो बेचारे, उन लोगों के पास तालीम नहीं है, उनके पास कोई और वे आउट्स नहीं है, ना उनके पास कोई, अगर उनके घर में 2 वक्त की रोटी बन रही है तो यही बहुत बड़ा तोहफा है। और अल्टीमेटली जो कच्चे दिमाग के 14, 15, 16 साल के बच्चे होते थे, उनके लिए तो फिर यही हीरो होता था ना। मूवीज माजरत, लेकिन हमारे यहाँ हर किसी का घर में पाकिस्तानी मूवी देखी हो ना हो, इंडियन मूवी हर किसी ने देखी है। यस।
कुछ 70s की मूवीज ले लें, 80s की मूवीज देख लें, हर जगह की इंस्पिरेशन एक ही होती थी, एक गरीब इलाके से निकला वो डॉन बन गया, एंड कोई नहीं देखता उसका। लेकिन हर कोई जो इस टाइप के बच्चे होते हैं वो उसको बड़ा आइडियलाइज करते हैं, और इसी वजह से इनके गैंग में इजाफा होता गया। फिर उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि जो लड़के आते थे उनको उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उनको ये मुख्तलिफ गार्ड कंपनीज जो होती हैं, सिक्योरिटी कंपनीज, वहाँ पे भर्ती कराया। उस बहाने उनको असला मिल जाया करता था, तो दिखाने के लिए असला भी इनके पास होता था। हालांकि वो चलता चलाता कभी था, ये ऐसा रहमान के कहना है कि वो चलता चलता बेकार होता था वो, लेकिन वेपन भी इनको इस बहाने मिल जाया करता था। तो इनको वेपन्स की कमी थी बॉस? नहीं, वेपन की कमी नहीं थी, लेकिन जितना ज़्यादा वो बुरा है क्या, एक अनट्रेंड बच्चे को एक इम्पॉर्टेंट वेपन देने से बेटर है कि आप उसको ऐसी कोई चीज़ पकड़ा दो। उनकी सफाकियत किस हद तक उरूज पे पहुंच गई थी सर? देखिए, सफाकियत जो इनकी बढ़ी थी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं अपने पूरे करियर में जितने भी गैंगस्टर्स पकड़े जाते थे उससे मेरे इंटरव्यूज़ किए, और एक चीज़ बहुत देखने में आई थी कि ये सारे के सारे थे तरियाकी। तरियाक का ये नशा तरियाक का करना। नशा करते थे। अच्छा, तरियाक के नशा करने के बाद में इनके साथ होता ये था कि अब इनको स्याह सफ़ेद का कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता था। नींद इनकी उड़ जाया करती थी। अपने अपने घरों की छतों पे इन्होंने अपने मोर्चे बनाए हुए होते थे, वहीं पे तरियाके भी थे, 2-4 फायर कर दिए, एक गैंग बना के एक फिल्मी दुनिया में जी रहे थे। तो ये जितने थे गैंग वार वाले, मेजॉरिटी ऑफ देम ये सारे तरियाक का नशा करते थे। अच्छा, तरियाक का नशा करने के बाद में इनको याद नहीं होता, और फिर उसके बाद में ये हरकतें करते थे कि ड्रिलें कर रहे हैं, या जितनी ब्रुटैलिटी हुई थी या जो अरशद के साथ किया था वो सारे तरियाक करने वालों ने किया था। उससे वो लोग इतने ज़्यादा ट्यून हो गए थे उस नशे पे कि उन्होंने उसको फिर अपनी वारदातों में भी इस्तेमाल किया। जो ब्रुटैलिटी आपको नज़र आती है, इतनी ज़्यादा सफाकियत की गर्दनों से फुटबॉलें खेलना, ये तो लियारी में ये बहुत रहा है, ये गैंगस्टर्स ने बहुत किया ये काम। तो उन्होंने ये सारी की सारी बातें जो हैं, ये उनको जो हेल्प मिली है इन सारे कामों में, ज़ाहिर बात है एक आदमी अगर कोई 25 साल का है, 30 साल का अगर कोई, वो तो 14 साल की उम्र से तरियाक पी रहा है, सारे नशे ही हैं वो, दिमाग उनके फारिग हो चुके होते थे। सर सुना है कि एक बार ये गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद पुलिस से बड़ा खतरनाक मुकाबला हुआ था और पुलिस हार मान गई थी। हार नहीं मानी थी, लेकिन उधर जब LTF थी तो चौधरी असलम मरहूम, जब इनके पास एक इंफॉर्मेशन आई थी, उसके अंदर उसमें DSP इरफान बहादुर होते थे, ASP उमर शाहिद होते थे, ये पूरा गैंग जो है, लेकिन इतने लोग नहीं थे इनके साथ। ये पहुंचे, इनके पास हब की एक इन्फॉर्मेशन थी, इन्होंने वहाँ पे जाके छापा मारा था। लेकिन रहमान और उसकी टीम, इसमें बाबा लाडला भी शामिल था और काफ़ी सारे लोग शामिल थे इसके साथ, जो गैंगस्टर्स थे, जो कमांडर्स थे इसके, वो शामिल थे। इन्होंने वो पलट के इनके ऊपर बहुत ख़तरनाक रिटेलिएट किया। अब इनके पास SMGs वगैरह थी, उधर से जवाब रॉकेटों में मिला, रॉकेट लॉन्चर्स जो होते हैं, रॉकेट उन्होंने फायर किया, RPGs फायर किए, दस्ती बम फायर हमला किया, ये फंस गए थे वहाँ पे, और उसमें अबली तौर पे ज़ख्मी भी हुए थे। रहमान डगे अपना ये चौधरी असलम जो है वो ज़ख्मी हुए थे, उसके अंदर वो SSP थे जो इंचार्ज थे LTF के। इरफान बहादुर वो शदीद ज़ख्मी हुए थे, उनके काफ़ी ज़्यादा हाथ वाथ में काफ़ी गोलियां लगी थी, टांग पे उमर शाहिद की टांग पे गोलियां लगी थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे, और उनका बैकअप आने में काफ़ी टाइम लगा था। वो इतने टाइम में काम कर आके वो भाग गए थे, और ये बड़ा ब्रूटल किलिंग हुई थी, और इसके बच गए, ये बड़ी बात है, ये बच गए थे, ये बस अल्लाह ने ज़िंदगी रखनी थी, लेकिन इनके ऊपर बड़ा खौफनाक हमला किया। सर तो ये तरबियत कहाँ से लेते थे कि पुलिस ऑफिसर से लड़ रहे हैं लोग? इनकी तरबियत कहाँ होती थी? देखिए, इसके लिए ये तरबियत की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बेकार की लोग बातें करते हैं, बेकार बातें हैं, कोई ऐसी कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बने हुए, ये सारे एक दूसरे की इंस्पिरेशंस हैं, और अल्टीमेटली ये लोग बहुत अच्छी अपनी थ्योरीज निकालते हैं, कोई तरबियत नहीं है। बात ये है कि छोटे से बच्चे को आप हाथ में बंदूक दे दो, सही है ना, गली मोहल्ले में घूमने फिरने वाला लड़ने भिड़ने का चैंपियन हो जाता है, सही है, फिर आप बंदूक पकड़ा दो, फायर मारते रहे, अल्टीमेटली निशाने भी अच्छे हो जाते हैं। और ये कोई इसमें इस तरबियत के लिए कोई वो थोड़ी था। प्लस माइंड में ये चीज़ क्रिएट करना जो गैंगस्टर्स के अगेंस्ट, जो अब देखें गैंग वॉर जो होती है ना, गैंग वॉर ये नहीं पूरी दुनिया में कोई तरबियत याफ्ता नहीं होता, उनकी तरबियत उनका हालात करते हैं, उनके सर्कमस्टांसेस करते हैं, जो उनका गैंग की तरफ से उनको फराहम किए जाते हैं, जो पावर प्ले उनके पास होता है, जो उससे दिल जिगरा जैसे आप कहते हैं,
वो जो उनके अंदर करेज आ जाती है, वो सारे को हाई कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज़ उनके लिए छोटी हो जाती है। तो ये ट्रेंड नहीं थे, लेकिन हरकतें कर करके दिल बहुत खुल गए थे। लोगों को किडनैप करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और जब लियारी जब ये इन्होंने, और आप देखें ना, रहमान के मरने के बाद में भी ये जो अमन कमेटी थी कहाँ तक आगे बढ़ गई थी आम शहर कि इलाके वो में। अल्टीमेटली जो एमक्यूएम के डोमिनेटेड एरियाज थे वहां पे ही भत्ते की पर्ची आना स्टार्ट हो गई थी। तभी एमक्यूएम को भी ज्यादा बड़े कंसर्न्स थे कि हमारे इलाके में कहाँ से आ रही हैं ये वाली पर्चियां। सर इन्होंने उरूज पाया, और इतना उरूज पाया जिसके बाद हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है। बीबी की शहादत से पहले कराची पर कारसाज में बीबी के काफिले पर हमला होता है। सुना उसके अंदर भी जो सिक्योरिटी थी सारी वो इनकी थी। हाँ, वो वैसे पीपल्स पार्टी इसको ओन नहीं करती, और लेकिन ये है कि कुछ फैक्ट्स, कुछ तस्वीरें वगैरह भी सामने हैं कि जिस वक्त बीबी साहिबा यहाँ पे तशरीफ लाई थी और आई थी, तो उसके अंदर अगर आप देखें, जिसको अक्सर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है लियारी पीपल्स पार्टी का एक गढ़ है, तो इस वजह से वो लियारी वाले तो आए हुए थे। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि रहमान डकैत भी जो है उसने पीपल्स पार्टी में का बैनर यूज़ करने में बड़ा इंटरेस्टेड रहता था, और उसने वहाँ पर वो मौजूद था। उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया वगैरह पे गर्दिश करती हैं। बल्कि जो गाड़ी ड्राइव की थी जब बीबी को, क्योंकि जब अटैक हो गया था, दोनों धमाके हो गए थे, तो बीबी को बड़े तरीके से उतार के गाड़ी में शिफ्ट किया गया था, तो वो गाड़ी की ड्राइव भी रहमान डकैत कर रहा था उस वक्त, जो सब पे से चढ़ा के जो भागा था वहाँ से वो। तो वो जो है, तो ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, काफ़ी जगहों पे काफ़ी सारे इसको वो डिसोन करते हैं, लेकिन वो था उसके सर ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, और हम देखते हैं कि आम जो शहरी कराची का, लियारी का जो रहने वाला नहीं है, वरना अगर लियारी के इतराफ़ के जो ओल्ड सिटी एरियाज़ हैं वही लोग इन लोगों को जानते थे, लेकिन हमने देखा फिर इनका उरूज आता है। फिर ये लोग मोबाइलों के अंदर, पुलिस की मोबाइलों के अंदर ये लोग गश्त करते हैं, और ये कराची के ऐसे ऐसे इलाकों के अंदर जाकर भत्ते की पर्चियां देते हैं चाहे एमक्यूएम की तूती बोलती थी। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जब इन्होंने, हुआ ये था कि रहमान ने, जब रहमान 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 हर जगह होता था, अरशद था जेल में, तो रहमान ने एक सारे गैंगस्टर्स को यकजा किया था, और वो अपनी जो रेप्यूटेशन है वो चेंज करने के चक्करों में था, अपनी अपनी रेप्यूटेशन सुधारने के चक्करों में था, बिकॉज ही वॉज प्लानिंग टू गेट इनटू पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स की तरफ आने में इंटरेस्टेड था। तो उस वक्त उसने जो है एक सारे गैंग्स को मिला के एक तंजीम बनाई जिसका नाम रखा लियारी अमन कमेटी। थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होते थे, मसले हल होते थे अमन कमेटी के पास जाके। अगर हम बोलें जिस ज़माने में एमक्यूएम के जो सेक्टर्स थे जो बहुत पावरफुल थे, काफ़ी हद तक ये वही जो इनका पूरा सिस्टम था वो उसी टाइप का था कि अमन कमेटी में जाके मामला हल होते थे इंस्टेड ऑफ थाना। मुकदमा दर्ज नहीं होते थे, लोग वहाँ पे चले जाते थे। रॉबिन हुड तो ये पहले से ही थे। वहाँ पे उन्होंने अपनी रेपुटेशन, क्योंकि बाबू डकैत की, उसके ऊपर ही इनका नाम रहमान डकैत पड़ गया था। बाबू डकैत ही बहुत अपने टाइम में बहुत ज़्यादा, जिसे आपके अल्फाज निडर था, तो सेल्फ मेड था ऐसी उर्फियत पर। लेकिन फिर उसके बाद इसने अपना नाम चेंज किया। इसने वहाँ पे कोई बात डिस्पेंसरी वगैरह बनवाई, छोटा मोटा अस्पताल वगैरह बनवाया था, और अमन कमेटी का ये हेड बन गया। और अमन कमेटी अपने सारे मामला जिसने बाबा लाडला के हैंड ओवर कर दिए। और उस वक्त इसकी प्लानिंग ये थी कि अब वो दूसरी जानिब पॉलिटिकल साइड पे बनेगा, जो है वो एमपीए बनेगा। कुछ जगहों से लोग सेनेटर भी कहते हैं, कोई एमपी, लेकिन मेनली जो आवाज़ थी एमएनए की भी कहते हैं, लेकिन मेनली जो आवाज़ थी वो थी कि एमपीए बनने में ये इंटरेस्टेड था। और अपनी जो, और इसने अपना नाम भी बदल लिया था। फिर ये प्रॉपरली जो है सरदार अब्दुल रहमान बलोच के नाम से इन्होंने अपना नाम वो कर लिया था। तो सर इनको खान भाई क्यों कहा जाता था? खान भाई, वो खान उनका एक निकनेम भी पड़ा होता ना वहाँ पे इज्जत के दायरे में। अच्छा। खान भाई कोई कह रहा है, कोई सरदार साहब कह रहा है, तो ये सरदार वरदार नहीं थे भाई ये लोग, सही है ना। ये हालांकि दस्तारबंदी भी होती थी इनकी, सरदार वरदार नहीं थे ये लोग। बड़े बड़े लट्ठे खरीद के उसकी वो पगड़ियाँ बना के पहन लिया करते थे। इन्होंने खुद साख्ता सरदारी अपनी बनाई, वो सरदार बने, उनके रियाया लियारी वाले बन गए जो कमज़ोर लोग थे। मैं लियारी वालों को ब्लेम 100% नहीं दूंगा, बहुत सताए हुए लोग भी थे, ऐसी बात नहीं है कि आप पूरे लियारी को इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते। लेकिन गन पॉइंट के, गन के साए तले हर इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। अगर एक गधा गाड़ी चलाने वाला है, एक रोज़ाना
स्कूल में पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाली है, इस टाइप के लोग कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ जाएँ, हमें है। तो हम लियारी को गलत बोलना, लियारी गैंग वॉर वालों ने लेकिन वहाँ पे उन लोगों को बड़ा सप्रेस किया हुआ था और वो इनके रियाया बन गए थे। अच्छा सर, रहमान डकैत की और बाबू डकैत की फिर लड़ाई किस बात पे हुई थी? देखिए, जब रहमान वापस आ गया था तो बाबू डकैत जो था ये जो शेरशाह कबाड़ी मार्केट है, वहाँ पे चोरी की सारी शहर की चीज़ें आके बिकती थी, वहाँ से भत्ते लेते, वहाँ का सदर था। कबाड़ मार्केट का? कबाड़ मार्केट का। इसने रहमान ने उसके अगेंस्ट में एक आदमी को खड़ा करने की कोशिश की थी और ये जो आदमी था, वो रहमान की बहुत सारी जगहों पे इसका फ्रंट मैन के तौर पे था। वो एक ट्रांसपोर्टर, बस अड्डा पे होता था और उसकी कोचेज़ भी चलती थी। फैज़ मोहम्मद और फैज़ू मामा, वो इसके लिए काफ़ी जगहों पे इसका पैसा भी हैंडल करता था और कुछ पुलिस ऑफिसर से एज़ अ फ्रंट मैन या जो बीच का जो ब्रिज था, वो उसका किरदार भी अदा करता था। तो ये सारे के सारे ये काम कर रहा होता था फैज़ू मामा। र ये बाप था उज़ैर बलोच का अच्छा, और इसने इसको अरशद ने फिर मरवाया था। ये फैज़ अ, मोहम्मद जो की फैज़ हुई, मोहम्मद, इसने इसको मरवाया था अरशद ने और इसी फिर वजह से कि उसके वालिद के सारे ऑब्वियसली कि कारोबार का ओपोनेंट था, बेड़ा प्लस ये उसका नहीं, नॉट ओनली दिस कि रहमान का भी आदमी, क्योंकि इन लोगों में एक टाइम शुरू हो गया था कि ये दोनों एक-दूसरे के रिश्तेदारों को मारना शुरू हो गए थे। अरशद रहमान के रिश्तेदारों को मारता था, रहमान अरशद के रिश्तेदारों को मारता था। ये वाला इनमें काफ़ी लंबी ये रिफ्ट भी चली, उसमें बहुत लोग मरे और थे, कुछ गैंगस्टर्स भी थे उसके अंदर, कुछ नॉन गैंगस्टर्स भी थे, लेकिन लोग मरे बहुत हैं इसके अंदर, लियारी में रहते हुए। तो उस वक़्त जो है ये जो बाद में जो देखा, जो अरशद का हशर हुआ था, जो उसको अगवा किया था, इसके मरने के 4 साल बाद वो रिलीज़ हुआ था रहमान के मरने के। तो उस वक़्त जो है तो पुलिस वाले इनके साथ थे मिले हुए, सही है ना? तभी पुलिस की मदद से उसको अगवा किया था। ख़ैर लेकिन ये जो है इस तरह से इन लोगों की रिफ्ट बड़ी कायम रही थी। मैं अपने पॉइंट पे वापस आऊँ कि उस वक़्त जब जब अरशद बंद हो गया था, तो फिर उसके बाद में रहमान का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया था उसने, अमन कमेटी बना ली थी। अली मोहम्मद मोहल्ला, उस ज़माने में हम एक प्रोग्राम एक रिपोर्ट करने के लिए गए थे, जो हमारा एक उस समय प्रोग्राम आता था। अ, उसकी रिपोर्टिंग के लिए गए थे जीएफआईआर की। तो मुझे आज भी याद है जब हम वहाँ पे सिर्फ़ हम जब एपीसीज़ में अंदर एंटर हुए थे अली मोहम्मद मोहल्ला में, तो फिर वहाँ पे फायरिंगें शुरू हो गई थी। तो बोल दिया गया था कि इसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। तो वहाँ पे पुलिस ने एक जगह पे एक कुछ 3 मंजिला इमारत थी, 3 या 4 मंजिला इमारत थी, उसको उन्होंने एक्वायर कर लिया था और वहाँ पे पुलिस ने अपनी पिकेट बना दी थी। अच्छा, वो भी बड़ा एक मज़े का किस्सा है। उसमें हुआ ये था कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक टीपीओ ज़माने में होते, लियारी के टीपीओ आए थे। तो वो बड़े स्मार्ट ऑफ़िसर थे। उन्होंने बुलाया, उन्होंने बुलाने के बाद में एक अपने ऑफ़िसर को बुलाया, बोला कि यार, बोला चेक करो भई ये गैंग वॉर से राब्ते में कौन-कौन है। उन्होंने बोला कि जी फलाना-फलाना है। उन ऑफ़िसर का नाम आया तो उन्होंने उस अफ़सर ने दूसरे अफ़सर को बुलाया, उनके अंडर थे वो। बोले यार एक काम करो यार, ये रहमान को एक मैसेज भिजवाओ। बोले भाई ये एक हमारा अफ़सर आया है, बड़ा एंथुसियास्टिक है, बड़ा वो है, तो इसके लिए जो है ये ज़रा एक जगह खाली कर दो। पुलिस वहाँ पे अंदर जाएगी, जाके बैठेगी दिन में। शोर-शराबा होगा कि भई पुलिस ने एक्वायर कर लिया, फिर शाम में पुलिस निकल जाएगी, तुम वापस आ जाना वहाँ पे। तो वो जो जगह थी वो कोई तकरीबन 3-4 मंजिला इमारत थी। जब वो गए वहाँ पे, वैसे ही हुआ, रहमान को मैसेज कन्वे कराया, रहमान ने बोला ठीक, कोई मसला नहीं है। रहमान ने अपने सारे बंदों को बाहर निकाल लिया, पुलिस गई जाके बैठ गई। अब जब वापस निकलने का टाइम है तो उस अफ़सर ने मना कर दिया, बोला मैं तो नहीं निकलता बाहर, अब यहाँ पे पुलिस की पिकेट बनेगी। अच्छा, वो जगह ऐसी थी, ये अली मोहम्मद मोहल्ले के पास जगह थी और उ उधर पुलिस नहीं घुस सकती थी। पुलिस ने इस बहाने से, इस हिकमत अमली के तहत वहाँ पे अपनी पिकेट कायम की। मैं उस जगह पे गया था और वहाँ पे जब हम गए भी थे तो वहाँ पे कुछ ऑफ़िसर जो और भी थे, उन्होंने बोला कि ना भाई ध्यान रखना, क्योंकि ये सिर्फ़ खिड़कियों से हैंड ग्रेनेड फेंक के भाग जाते हैं। और उस वक़्त जब हम मुख्तलिफ़ गलियों में जब पुलिस ऑपरेशंस भी करती थी और वो जब हम पूरी गलियों में विज़िट कर रहे थे, तो मुझे आज भी याद है कि हम एपीसी में मौजूद थे और जब 2 एपीसीज़ थी, जिसे बख्तरबंद कहते हैं, जब वो अंदर की जानिब घुसी तो वहाँ पे 2 बच्चियाँ मुझे नज़र आईं, छोटी-छोटी बच्चियाँ थीं जो कि सिपारा उनके हाथ में था। वो शायद मदरसे वगैरह से आ रही थीं। तो उन्होंने पहले इन गाड़ियों को देखा पुलिस की और उसके बाद में उन्होंने गली में, क्योंकि वो एल शेप की गली थी, हम इस तरफ थे,
बच्चियां कॉर्नर पे खड़ी थी, उन्होंने उधर देख के इशारा किया कि 2 हैं। तो हमारे साथ जो पुलिस वाले थे तो उन्होंने बोला, कहने देखिए ये इनको सपोर्ट हासिल है। और वहाँ पे ये मैंने खुद जो बात सुनते थे या जो चीज़ सामने आती थी वो हमने विटनेस किया कि उनको वहाँ के लोगों का बहुत सपोर्ट हासिल था। वहाँ पे नॉर्मल लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते थे उनके इलाके के। वो गैंगस्टर्स थे, गैंग वॉर के लड़के थे वो। तो उन्होंने इशारा किया कि 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं। गाड़ियाँ आगे की जानिब गईं तो वो लड़के भाग चुके थे सारे के सारे। तो इनकी जो वो चल रही थी ना, जो पुलिस उस वक़्त तक आगे तक नहीं बढ़ पाती थी, उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि इनको एरिया का सपोर्ट, और जैसे मैंने बताया एरिया सपोर्ट कैसे होता था, उनके घर में राशन डाल राशन दिए, दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, वो बेचारे वो उसके अंदर कन्विंस हो जाते थे। उनको नहीं पता कि और वो कितना उनको कन्विंस करने के लिए था कि जी गवर्नमेंट का हमारे ऊपर हाथ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑफिशियली गवर्नमेंट का हाथ है, लेकिन बहरहाल ये एक वो चीज़ थी जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जो ज़माने के जो वो थे डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, तो उन्होंने भी काफ़ी जगहों पे बोला कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको ये करेंगे। और जब इसकी किलिंग हुई थी, रहमान जब मारा गया था एनकाउंटर में, तो उन्होंने ओन भी किया था, नहीं बोला था मुझे इस बात पे अफ़सोस है। ये ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़ें। तो ये वाले जो काम थे, ये सारे के सारे उनको पूरे एरिया की सपोर्ट हासिल थी। रहमान उस वक़्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट आ गई थी। वो अब वो अपना एक टाइप चेंज करने जा रहा था, सरदार बन गया था, एंड ही वाज़ प्लानिंग कि भई अब मैं गवर्नमेंट की तरफ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। एलटीएफ ख़त्म हो गई थी उस वक़्त तक, लियारी टास्क फ़ोर्स। और जो उस वक़्त के जो एसएसपी थे चौधरी असलम, वो उस वक़्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट थे। वो लगे हुए थे इसके पीछे। फिर भी लगे हुए थे एलटीएफ खत्म होने के बाद भी। हाँ, वो लगे हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन पे भी हमला किया था उसने। इनके पास एक टिप मिली थी, तो वो एक तफ़सील, एक जो मुकाबला हुआ था, एक तफ़सीली वो एक अलग तफ़सील है। लेकिन ये है कि उन्होंने फिर उसके बाद में वो मुकाबला स्टील मिल की तरफ उस जानिब मुकाबला हुआ था, और उसके अंदर फिर ये रहमान मारा गया था। इसका 4 लोग और थे। सर तो गाड़ी चौधरी में साहब को कैसे, थोड़ा सा इसके डिटेल तो बताएं कि चौधरी साहब के हाथ कैसे आ गए? इनके पास जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, इनके पास इनको टिप मिली थी किसी एक रूट से रहमान के जाने की। ये वहाँ पर मौजूद थे और तकरीबन 6-7 दिनों तक इन्होंने वहाँ पे पिकेट लगा के रखी कि भाई, क्योंकि रहमान किसी के हत्थे नहीं चढ़ता था। इनको इन्फॉर्मेशन थी कि रहमान यहाँ से गुजरेगा, लेकिन रहमान वहाँ से नहीं गुजरा। असल में ये बात मैं आपको बताऊं कि ये जब वहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने पिकेट इस तरफ लगा ली थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गलत थोड़ी सी इनके पास हो गई थी, और सामने वाले रूट से वो गुजर गया था। फिर इनकी इन्फॉर्मेशन कंफर्म हुई कि वो तो निकल गया हब की तरफ। फिर वो जब वापस आया तो उन्होंने फिर वहाँ पे अपनी पूरा का पूरा सेटअप किया, और वहीं से उन्होंने फिर जो है जब उसको रहमान को इंटरसेप्ट किया, और जो भी वो मुकाबला वगैरह, मैं उस तफसीलात में नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि वो अल्टीमेटली फिर वो उस मुकाबले में मारा गया। महाराज चौधरी नहीं था? इन्हीं के उसमें आया था, क्योंकि उसके बाद में फिर जब ये इसकी लाश भी पहुंची थी जिना अस्पताल, तो उस वक्त चौधरी असलम खुद वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पे बैठ के उन्होंने फिर मीडिया से भी गुफ्तगू की, इसको ओन भी किया। और बाकी में वो तो फिर इसकी लाश सब सामने ही थी, और उसी की तस्दीक हो गई थी कि रहमान डकैती इस मुकाबले में मारा गया है। सर कराची के अंदर हमने एक अगर देखें लसानी फसाद, आप कौमियत पे बात कर लें कि बलोच और महाजर की जो लड़ाई थी, खैर वो कहाँ शुरू हुई, पूरे कराची के जो लोग थे उसके मुतासर बन गए, ये क्या मैटर था? देखिए माजरत, मैं इस चीज़ को, ये कोई यहाँ पे कोई बलोच और वो उर्दू स्पीकिंग या वो इस टाइप की कोई मैं इसको लसानी वो नहीं मानता ना, साफ बात है। मैं इसको, ये एक बड़ी पॉइंटेड ऑपरेशन था, एक फाइट थी, समझ लें। क्योंकि जाहिर बात है उस ज़माने में एमक्यूएम का सिक्का बोलता था। एमक्यूएम, अगर आप जिसे कहते हैं कि बदमाशी की बात करें, तो एमक्यूएम से बड़ा बदमाश कराची में उस वक्त एक टाइम था जब कोई भी नहीं था। जिस वक्त पीपल्स अमीन कमेटी पावर में आना शुरू हुई, और जाहिर बात है उस वक्त के वज़ीर दाखिला ने भी उनको सपोर्ट करना शुरू किया। वो जो खुद कहते थे ये मेरे बच्चे हैं, पीपल्स अमीन कमेटी वाले, बहुत बड़ी दस्तारबंदी हुई थी उज़ैर बलोच की, जब उसको पगड़ी पहनाई गई थी कि अब अमन कमेटी का सरदार उज़ैर खान बलोच हो गया था वो। तो बात ये है कि ये गलत कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई वो नहीं था। ये मेनली देखें, सारी की सारी चीज़ें, अगर लसानी फसाद तो बात की बात है, मेनली तो भत्ते की पर्चियाँ आनी थी भाई। अजीज़ाबाद में आ रही हैं भत्ते की पर्चियाँ, जिसके ऊपर एमक्यूएम भी बहुत ऑफेंड हुई थी। गुलबर्ग में आ रही हैं भत्ते की पर्चियाँ। अमन कमेटी वॉज अ नेम ऑफ टेरर, इट बिकेम अ नेम ऑफ टेरर। उन्होंने अमन कमेटी की, जो ज़रा कोई बात हो तो फायरिंग करके चले जाएं, लोगों को एक्सटॉर्शन कॉल्स आना शुरू हो गई।
ये कोई लसानी फसाद नहीं था। वो कोई लसानियत की इसकी शक्ल दे दें तो एक अलग बात है कि उसके अंदर आप लसानियत को भी रगड़ दें, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये एक समझ लें ये दो फाइट थी ये। अब उसको आप लसानियत का नाम दे दें, जो भी नाम दे दें, लेकिन मैं पर्सनली नहीं मानता इस बात को। ये जो है ये एक फाइट, ये लसानियत की हवा दे दें इसको, क्योंकि लड़ने झगड़ने के लिए कोई रीजन तो होना जरूरी है ना, लेकिन ऐसा कभी भी कुछ नहीं था। सर बसों से लोगों को उतार के मारना, ये सारे काम हुए हैं, देखें इसमें कोई नफी नहीं है। और आ, जब बीवी साहिबा को जब ये 27 दिसंबर का वक़्वा हुआ था, उसके बाद में 3 दिन के लिए कराची बंद हो गया था। उस वक्त इनकी प्रॉपर्ली, अगर मुझे आज भी याद है कि पुरानी सब्जी मंडी जो होती थी, यहाँ से नीपा तक कांस्टेंट बसेस खड़ी थी, सब जली हुई थी। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर आग लग रही थी, गार्डन के पेट्रोल पंप को आग लगा दी थी गार्डन पे वाक़ई, और ये मुख्तलिफ जगहों पे गाड़ियाँ जल रही हैं। बहुत सारे उस दिन वाक़यात जो थे, 3 दिन कराची मफलूज होकर रह गया था। उस वक्त प्रैक्टिस ये चीज़ें सारी इनिशिएट जो हुई थी वो लियारी से हुई थी। खुद साख्ता वहाँ पे जी क्या कहते हैं कि जी हमारी जो है चेयरपर्सन, उनको असैसिनेट कर दिया गया है, शहर में आग लगाओ, ये करो वो करो। अब उसको लसानियत का नाम दे दें, सारी बातें उसके अंदर क्रिमिनल एलिमेंट आया था। मशीन उठा के ले गए, लोगों ने यहाँ पे एटीएम मशीनें खींचना शुरू कर दी, उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे। यही ये अपना जैक्सन थाने की उससे पहले एक बैंक है, वहाँ पे मेरी आंखों के सामने लड़के एटीएम मशीन खींच के ला रहे थे, कभी इसको खुल जाए कुछ। वहाँ पे तो हमारे तो मसला ही होता है ना, जब कुछ दंगे शुरू होते हैं तो लुटेरे भी आ जाते हैं। ये सारे काम हुए थे, लेकिन उस वक्त दैट वाज द टाइम जब इन लोगों को रियलाइज हुआ, अमन कमेटी को खुसूसी तौर पर, कि हाँ भाई हमारे पास पावर है, हम शहर को इस तरीके से मफलूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी क्राउड जो है वो लियारी से निपट कर आया था। ऑल्दो उस वक्त भी एमक्यूएम डोमिनेटेड एरियाज जो थे वहां पे सब खुला हुआ था, जो पख्तून डोमिनेटेड एरियाज थे वहां भी सारे का सारी चीजें खुली हुई थी, वो एरियाज बंद नहीं थे, लेकिन मेन शाहराएं जो है वो सारे के सारी बंद पड़ी हुई थी। सर शायद यही वजह थी जिसके बाद हमने देखा कि अमीन बुलेदी की वाइफ थी, उनको इन्होंने एमपीए के लिए नॉमिनेट किया था। बिल्कुल, इसमें वो सारे मामला चले थे, वो सारे के सारी चीजें इस तरीके से चलती चली गई थी। वो अब आपके सामने थी कि वो एमपीए भी बनी थी वो खातून। गैंगस्टर अब क्या सूरत हाल है, गैंगस्टर खत्म हो गए वैसे? देखिए मैं फिर कहूँगा, जो कराची ऑपरेशन हुआ था, एचआरसीबी की रिपोर्ट भी है कि 2013 में कराची में 3,500 लोग मारे गए थे, और उसके बाद से एक एमक्यूएम के ऊपर जो एक ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था, जो बहुत ज़्यादा कराची में किलिंग बढ़ गई थी, वो उसके बाद में उसने आहिस्ता आहिस्ता वो नज़र एमक्यूएम का आता है, उसके बाद में कवर करते करते उसने लियारी को भी कवर में लिया, जिसके बाद में उज़ैर बलोच भी गिरफ्तार हुआ, ये सारा कवर किया। देखिए उसके बाद में अब लियारी वाकई में, अगर कोई ये बात कहता है कि नो गो एरिया नहीं था, तो ये गलत बात करता है, बकवास करता है। लियारी वॉज ए नो गो एरिया, आप नहीं जा सकते थे लियारी में भाई, आप बिल्कुल नहीं जा सकते थे। फिर अब आप जा सकते हैं लियारी में। जो ऑपरेशन हुआ, जो 2012-13 के बाद जो ऑपरेशन का 13 के बाद जो ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था, उसके बाद में शहर में अमन आना शुरू हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसको हम मेनली रेंजर्स ऑपरेशन कहते हैं, पुलिस भी पावर में थी, मैं ये नहीं कहूँगा, पुलिस ने भी काम किया, लेकिन मेनली तो रेंजर्स ऑपरेशन था वो। उसके बाद में चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हुई हैं। लियारी जो कि नो गो एरिया था, वहाँ पे लोग जाना शुरू हो गए। अब आप मुझे बताएं, अब 10-12 साल गुजर चुके हैं, आप अगर अभी लियारी जाना चाहें, आपके सामने आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? आप आराम से चले, लेकिन पहले ये एरिया ऐसा नहीं था। सर लियारी गैंगस्टर्स की अगर बात करें तो एक उसके अंदर अरशद पप्पू का कत्ल बड़ा मशहूर ज़माना है, ये क्या था और ये अरशद पप्पू इनके हाथ कैसे लग गया था? रहमान डकैत के मरने के 4 साल के बाद में अरशद क्योंकि जेल में बंद था, ये जेल से रिहाई पर बाहर आया था। उस वक्त तक उज़ैर बलोच बहुत पावरफुल था, अमन कमेटी बहुत पावर में थी, और वही है कि इन सारे अच्छे बुरे कामों में पुलिस आपको हर जगह नज़र आती है। ये काला पुल के पास एक फ्लैट में अपने एक दोस्त के यहाँ पार्टी कर रहा था, और वहाँ पर ही 2 ऑफिसर्स जो इस केस में इन्वॉल्व थे, वो वहाँ पे आए थे, जो कि बाद में वो भी हुए थे, उनका नाम भी आया था। वो पहुँचे और उन्होंने उसको, अरशद पप्पू को ऑफिशियली गिरफ्तार करके ले गए, और अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि गिरफ्तार करने के बाद में उसको मारा नहीं, उसको गिरफ्तार करने के बाद में उज़ैर बलोच की टीम के हैंड ओवर कर दिया गया। यहाँ से लाके लियारी पेश कर दिया, लियारी में जाके उसको प्योरली पेश किया गया, और फिर जो उसके साथ हुआ वो एक बहुत ही गैर इंसानी तरीके से उसका कत्ल किया गया,
वो उसको बहुत बुरी तरीके से उसके टुकड़े किए गए उसके, क्योंकि उस ज़माने में उसकी फ़ोन्स इतने अच्छे नहीं होते थे कैमरा वाले, लेकिन छोटे-छोटे फ़ोन्स में उसकी वीडियोज़ वगैरह आई थी। उसको बहुत ब्रूटली उसको कत्ल किया गया, उसके टुकड़े कर दिए गए, उसको छुरी से उसकी सर के साथ फुटबॉल खेली गई। बहुत ब्रूटल तरीके से उसको मारा गया। सर का और नाम मैं सुन फिर बताऊँ, वो सारे के सारे वही वो तरियाकी लड़के थे। जैसा मैंने बताया कि गैंग वॉर के लिए तरियाक पीना एक नॉर्मल सी बात थी। तो उसी नशे का सहारा लेके फिर उन्होंने उसको अच्छा, प्लस उधर थोड़ा-सा माइंडसेट ये भी था कि भई इसने फैज़ू मामा को मारा है। अच्छा, जो उज़ैर के रहमान के वालिद को, सपोर्टर्स थे, उज़ैर के बाद उज़ैर ने तो अपना बदला लिया था। सही। रहमान के सपोर्टर्स के लिए ये था कि ये रहमान का एंटी है। रहमान की जो पगड़ी पहनी थी वो बाद में उज़ैर बलोच ने पहनी थी, तो बेसिकली इनका ओपोनेंट था और बड़ा स्ट्रॉन्ग बिग टाइम ओपोनेंट था। बहुत सारे लोगों को इसने भी मारा था जो कि इन्हीं के रिश्तेदार थे। कब्रों में से मुर्दे निकाल के ले जाते थे, उनकी ऐसी की तैसी कर दिया करते थे। जैसा मैंने बताया था कि रहमान के माँ-बाप की कब्रों को उसने बम से डायनामाइट उड़ा लगा के उड़ा दिया था। तो उसके बाद में फिर उसका भी वही असर हुआ, उन्होंने निकाला, उसके बाद में उसके टुकड़े किए, उसकी गर्दन के साथ इन्होंने फुटबॉल खेली और अल्टीमेटली जला के उसको, जो सोर्सेस बताती हैं, जो तस्दीक करती हैं, पुलिस ज़राए तस्दीक करते हैं कि उसकी लाश नहीं मिली थी। तो ये तस्दीक आती है कि उसको जला के उसकी लाश को उन्होंने लियारी नदी में बहा दिया। सर और बहुत अनफॉर्चुनेटली जिस तरह रहमान का आप ज़िक्र कर रहे हैं, उसका बाप भी एक गैंगस्टर था और यही चीज़ उसके बेटे में भी आई, जो सरबान सरबान। उसका नाम था, और वो भी फाइनली पुलिस मुकाबले में मारा गया। अच्छा सर, ये सरबान जो था, अभी सरबान बलोच ऐसी कुछ नाम था। ये था, ये एक दफ़ा अरेस्ट हो गया था, अरेस्ट होने के बाद बाहर वापस आ गया था। सरबान अरेस्ट हुआ था, अरेस्ट होने के बाद में एक दफ़ा बाहर आ चुका था, उसके बाद में दोबारा अरेस्ट हुआ था और फिर ये पुलिस मुकाबले में मारा गया था। अब कुछ सोर्सेज़ कहती हैं कि मुबैना मुकाबला था, उसको किया था, लेकिन देखें ये भी खौफ की अलामत बनता जा रहा था। ये इसका भी माइंडसेट वही था जो रहमान का था, अपने बाप की लेगेसी को आगे चलना, ये जो रहमान ने किया था, और अल्टीमेटली इसने भी वही किया था कि अपने बाप की लेगेसी को आगे चलना, अपना गैंग दोबारा से मुस्तहकम कर रहा था, और अल्टीमेटली ये भी एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया, रहमान डकैत के बारे में आपने बड़े तफसीलन गुफ्तगू की। नाज़रीन, ये थे ज़िशान शाह साहब, इन्होंने बताया कि रहमान डकैत कैसे रहमान डकैत बना और उसके बाद खान भाई तक का, सरदार अब्दुल रहमान बलोच तक का सफ़र उसने कैसे तय किया। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।